हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT इलेक्ट्रॉनिक्स ITI लेवल पोस्ट कोड 32 के लिए ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, तो वो वीडियोज़ अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था 2018 में कंडक्ट हुआ था, इसका पार्ट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी हम टेक्निकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि DFCCIL एग्ज़ाम के लिए, जिसमें पोस्ट आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT इलेक्ट्रॉनिक्स ITI पोस्ट कोड 32 के लिए आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें इस एग्ज़ाम के लेवल पर आधारित टेक्निकल सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। बेसिक से हाई लेवल तक थ्योरी कवर करवाई जा रही है। जिस तरीके का लेवल इस एग्ज़ाम में रहता है, उसके साथ साथ इसमें MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। टॉपिक वाइज ये सभी चीज़ें कवर हो रही हैं। इसके साथ साथ जिन नोट्स से इन क्लासेस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उन नोट्स की PDF भी आपको मिलती है, ताकि आप इनसे रिवीजन कर सकें, अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकें। इसकी जो फीस है वो 799 रुपये है, लेकिन पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस 599 रुपये रखी गई है। तो अगर आप इस ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, सर्च करना होगा माँ सरस्वती क्लासेस। इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा, ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, या फिर आपको इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID अपलोड करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको होम टैब पर बीच में यहाँ पर स्टोर एक टैब दिखेगा, जिस पर आपको स्टोर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये पूरा कोर्स का बैनर यहाँ पर शो होगा। इस पर क्लिक करके आप वाई नाउ पर क्लिक करके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, वो एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो सेक्शन है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में सफल होने की वजह से, यानी कि क्वेश्चन के मिक्स होने की वजह से, जब एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट हुआ तो उन क्वेश्चंस को सफल कर दिया जाता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ये आपके एनालॉग सर्किट से रिलेटेड होंगे, और भी जो भी होंगे वो उस तरीके से हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है द 555 टाइमर IC कैन हैव ऑपरेटिंग मोड्स एज। 555 टाइमर IC की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार की यूनिवर्सल IC होती है। कैसी IC होती है? यूनिवर्सल IC होती है ये। इस IC को 1970 में सिग्नेटिक कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया गया था, और ये दो प्रकार की होती है, एक SE टाइप की भी होती है और एक NE टाइप की भी होती है। SE और NE, इन दोनों का ये है कि इनका टेम्परेचर, जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, वो अलग अलग होता है, थोड़ा इनका फंक्शन अलग अलग होता है। और अगर इस 555 टाइमर IC की बात करें कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो ये टाइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस में इसका यूज़ किया जाता है, और ये मोनोलिथिक IC के अंतर्गत भी आती है। इसको यूनिवर्सल IC भी कहते हैं, मोनोलिथिक IC भी कहते हैं। हालांकि हम इसको अपने कोर्स में और डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर जो आपके लिए पॉइंट बताए जा रहे हैं उन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट कर लें, आगे के एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो इसको मोनोलिथिक IC भी कहा जाता है, जो कि सर्किट को एक्यूरेट या फिर स्टेबल टाइम डिले प्रदान करता है। यानी कि इसको जो हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट में, तो ये फिर वहाँ पर अगर हम चाहें तो एक्यूरेट या फिर जो स्टेबल टाइम डिले होना चाहिए वो इसके माध्यम से किया जाता है। इसकी अगर बात की जाए तो ये 3 मोड पर कंडक्ट होती है। इसका पहला मोड होता है मोनो स्टेबल, अस्टेबल और बाई स्टेबल। इन तीनों मोड पर ये कंडक्ट होती है। इसके जो ऑपरेटिंग मोड हैं वो तीनों होते हैं। थोड़े थोड़े से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ये मोड किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनो स्टेबल मोड की। मोनो स्टेबल मोड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक स्टेबल स्टेट होती है। इसकी जो स्टेज है उसमें से एक स्टेज कैसी होगी? स्टेबल होगी। एक स्टेज कैसी होगी? स्टेबल होगी। और मोनो स्टेबल में जब इस IC का यूज़ किया जाता है
यानी कि 555 टाइमर आईसी जब मोनोस्टेबल मोड पर होती है तो ये क्या काम करती है, वन शॉट पल्स जनरेटर का काम करती है। ये काम करती है वन शॉट पल्स जनरेटर। तो यहां पर आप इसको नोट कर सकते हैं कि मोनोस्टेबल कंडीशन में ये इसकी एक स्टेज स्टेबल होती है, और जब मोनोस्टेबल पर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये वन शॉट पल्स जनरेटर की तरह काम करती है, यानी कि ये वन शॉट पल्स जनरेट करती है। इसके बाद अगर इसकी अनस्टेबल मोड की बात करें, अनस्टेबल मोड में क्या होता है कि इसमें कोई भी, अनस्टेबल के नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, इसमें कोई भी स्टेबल स्टेज नहीं होती है। इसमें कोई भी स्टेबल स्टेज नहीं होती है, इसमें एक होती है, इसमें कोई भी स्टेबल स्टेज नहीं होती है। और जब ये अनस्टेबल मोड पर काम करता है तो ये एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा होता है। किसकी तरह बिहेव करता है ये बिहेव करता है एक ऑसिलेटर की तरह। तो इसको भी नोट कर लें कि ऑसिलेटर की तरह ये अनस्टेबल मोड पर काम करता है। इसके बाद इसकी थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है वाई स्टेबल। वाई स्टेबल में क्या होता है कि इसकी दो हाई और दो लो स्टेबल स्टेट होती हैं। दो हाई होंगी और दो लो होंगी, दो हाई दो लो। ये कैसी होंगी आपकी लो स्टेबल स्टेट, सॉरी दो हाई लेवल स्टेट हो जाएंगे और दो लो लेवल स्टेट यहां पर हो जाती हैं वाई स्टेबल कंडीशन में। जब ये वाई स्टेबल में काम करता है, वाई स्टेबल मोड पर काम करता है, तो ये एक स्मिथ ट्रिगर की तरह काम कर रहा होता है। किसकी तरह, स्मिथ ट्रिगर की तरह काम करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को जरूर आप एक जगह पर नोट कर लें और इनको जरूर याद कर लें कि जब मोनोस्टेबल पर काम करता है तो किसकी तरह ये काम कर रहा होता है। मोनोस्टेबल में ये काम करता है वन शॉट पल्स जनरेटर की तरह। अनस्टेबल में एक नॉर्मल ऑसिलेटर की तरह काम करता है, और वाई स्टेबल में अगर बात की जाए तो ये एक स्मिथ ट्रिगर की तरह काम करता है। तो 555 टाइमर की अगर बात की जाए तो इसके 3 ऑपरेटिंग मोड हो जाएंगे। ये तीनों ऑपरेटिंग मोड पर ये वर्क करता है, अनस्टेबल, मोनोस्टेबल और वाई स्टेबल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर कहा गया है द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ सिग्नल ऑन द कैरियर वेव इज कॉल्ड। यानी कि जो हमारा सिग्नल है उसको हम कैरियर वेव पर इम्पोज कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कैरियर वेव पर मिला रहे हैं, उसको सम्मिलित कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो हमारा सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल है, जिसमें हमारी साउंड होती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन होती है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, और कम फ्रिक्वेंसी पर हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। कम फ्रिक्वेंसी पर कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण इनको हाई फ्रिक्वेंसी पर मॉड्यूलेट करना होता है। यानी कि इसके लिए एक कैरियर वेव की ज़रूरत होती है, और उस कैरियर वेव के वोल्टेज लेवल पर हम अपनी मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल है उसको यहाँ पर इम्पोज कर देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को जो कहा जाता है उसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिट करना, यानी कि आपका सिग्नल यहाँ पर मॉड्यूलेट हो चुका है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको मिल चुका है, उसके बाद आपको एंटीना की मदद से उसको ट्रांसमिट करना है, चैनल पर ट्रांसमिट करना है। अब वो चैनल आपका ओपन एयर भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। ट्रांसमिट करने का मतलब कि उसको एक जगह पर आप ट्रांसमिट कर देते हैं सिग्नल को भेजने के लिए। क्वांटाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस होती है, और इस क्वांटाइजेशन की अगर प्रोसेस की बात करें तो ये वास्तव में हमारा जब एनालॉग सिग्नल होता है उसको जब हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन के लिए, तो इसको क्या करना होता है, 3-4 इसकी प्रोसेस होती हैं। यानी कि 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले उसको सैम्पलिंग करना होता है, सैम्पलिंग कर दी जाती है। सैम्पलिंग के बाद फिर क्वांटाइजेशन किया जाता है। सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि जो पल्स ट्रेन होती है उस पल्स ट्रेन पर हम अपने इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स की पल्स ट्रेन को यहाँ पर सैम्पलिंग के माध्यम से जनरेट करते हैं। क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि जब सैम्पलिंग हो जाती है तो सैंपल्ड जो हमें आउटपुट मिलता है वो किस तरीके का मिलता है, वो मिलता है हमें डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू टाइप का सिग्नल। तो उस सिग्नल को हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट टाइम वैल्यू सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्वांटाइजेशन कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को हमने कोर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से इनके बारे में आपको बताया हुआ है। इसके बाद आता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कैरियर वेव के जो सिग्नल्स हैं उनको अपनी ओरिजिनल सिग्नल से रिमूव कर रहे होते हैं। तो उस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, और डीमॉड्यूलेशन की जो प्रोसेस की जाती है वो की जाती है हमारे रिसीविंग पॉइंट पर। तो ये 4 यहाँ पर पॉइंट हैं और चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटर आईसी।
यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी की बात की गई है जो कि 7905 टाइप की आईसी है। इसमें कहा गया है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना होगा, 7905 की बात की गई है। रेगुलेटर जो आईसी हैं अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पर एक फैमिली होती है 78XX की और एक फैमिली होती है 79XX की। तो यहाँ पर मैं आपको इनके सभी पॉइंट्स को बताता हूँ ताकि इससे रिलेटेड अगर आगे कभी कोई क्वेश्चन आए किसी एग्जाम में तो आपसे बन जाना चाहिए। यहाँ पर जो 7905 है इसकी अगर आउटपुट की बात की जाए तो वो माइनस में होती है, -5 वोल्ट, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर यहीं पर एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको, यहीं पर समझ लेते हैं इसको, ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, 78XX फैमिली आईसी की। इसके लिए एक टेबल की बात करते हैं। तो इसमें 7855 की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके की आईसी होती हैं, 7805। इनको नोट करते जाना, सभी चीज़ों को याद भी करते जाना। 7806, 7808, इसके बाद 7812 यानी 12, 7815, 7818, 7824, ये आईसी हैं। जैसा यहाँ पर लिखा है ना 7905, तो ये 78XX फैमिली की आईसीज हैं। इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, यानी कि इन पर कितना मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज पूछ लिया तो ये में इसमें पूछा जा सकता है कि इन आईसीज पर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना अप्लाई किया जाता है। तो इन सभी पर यहाँ पर अगर देखें तो 35, 35, 35, 35, 35, इन सभी पर 35। जो यहाँ पर 5 से लेकर के 18 तक की आईसीज होती हैं, इन पर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किया जाता है वो प्लस में, पॉजिटिव में 35 वोल्ट अप्लाई किया जाता है। बस यहाँ पर जो 24 है इस पर हम 40 प्लस 40 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करते थे। बाकी सभी प्लस में है, यहाँ पर कोई भी माइनस में नहीं है। जहाँ पर अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब ये प्लस में है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इनको जरूर याद रखें कि 5 से लेकर के 18 तक 35 मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज होता है ये, और 24 के लिए मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 40 होता है। अब इनके आउटपुट वोल्टेज की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज पूछा गया है 7905 का, लेकिन हम अभी 78XX की बात कर रहे हैं। तो इनका अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो जो पीछे लिखा है ना नंबर, ये जो पीछे नंबर लिखा है वही इनका आउटपुट वोल्टेज होता है। लेकिन 7-8 में ये कंडीशन होती है कि इनका सभी का आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस चीज को ऐसे याद रखें कि 78XX जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं जो इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, उनका जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो पीछे यहाँ पर 2 डिजिट लिखे हुए हैं ना, वही आपको आउटपुट कर देना है। यहाँ पर 5 वोल्ट, इसके अलावा यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ पर 8 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर 15 वोल्ट, यहाँ पर 18 वोल्ट और यहाँ पर 24, ये इनका आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो इस टेबल को आप जरूर बना लें, इसको याद कर लें, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको इस तरीके से जरूर आप नोट कर सकते हैं। तो ये 78XX फैमिली की बात की, तो उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो पॉज करके आप वीडियो को कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 79XX की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर हमारी इसी से रिलेटेड एक आईसी के बारे में पूछा गया है। 79XX की यहाँ पर बात करते हैं। 79XX की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आईसी आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं 7902, 7905, 7905.2, 7906, इसके बाद 7908, 790, सॉरी 8 नहीं, 8 के बाद यहाँ पर 12, 7912, 7915, 7918 और 7924, ये यहाँ पर हमारी इस फैमिली के अंतर्गत आईसी होती हैं। अब इनके यहाँ पर मैक्सिमम किसकी बात की जा रही है? मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज की अगर बात करें तो इन सभी के लिए जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज होता है वो माइनस में होता है। तो माइनस यहाँ पर 35, यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35, यहाँ से लेकर के नीचे तक 35, 18, जो यह 18 देख रहे हैं ना आप, यहाँ तक 35 ही आता है। जैसे ही 24 आता है तो उसके लिए -40 हो जाता है। बस इसमें बस इतना सा ही फर्क है और इतनी चीज़ों को याद रखना है। बाकी सभी के लिए माइनस में 35 होगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ पर आप इसे जरूर लिख लें, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। यहाँ पर अगर हम इसके
आउटपुट वोल्टेज की बात करें, आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो आउटपुट वोल्टेज ऐसा कैसे होगा, तो ये 79XX है और 79XX में इनपुट वोल्टेज माइनस में होता है और आउटपुट वोल्टेज भी माइनस में होता है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो लास्ट टू देख रहे हैं ना, 2 डिजिट, वही आपका आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा। तो -2, -5, -5.2, -6, -8, -12, -15, -18, -24। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 7905। अगर हम 7905 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा होगा, देख पा रहे होंगे आप कि ये हमारा एग्जाम का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल के आ गया -5 वोल्ट। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज पूछा जाए तो वो भी आपसे बन जाना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज पूछा जाए तो वो भी आपसे बन जाना चाहिए। अब कोई सी भी आईसी पूछ ले तो वो आपसे जरूर बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इस अगले क्वेश्चन में कहा गया है द अबव सर्किट एक्ट एज, ये जो आपको सर्किट दिख रहा है ये किस तरीके का बिहेव करेगा। सबसे पहले तो इस सर्किट को आपको पहचानना आना चाहिए। ये सर्किट है क्या, ये है हमारा सीमॉस। सीमॉस कैसा होता है, ये एक लॉजिक फैमिली के अंतर्गत आता है सीमॉस, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट इसको कहा जाता है। तो अगर हम इसकी वर्किंग को देखें, अगर हमें पहली बात तो इसकी यही कंडीशन होती है कि जो सीमॉस होता है वो एक इन्वर्टेड सर्किट होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड सर्किट होता है, यानी कि एक इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है। इन्वर्टर की तरह बिहेव करने का मतलब, जैसे आपने नॉट गेट के बारे में देखा होगा कि उसके इनपुट पर हम जो भी अप्लाई करते हैं उसकी इन्वर्टेड जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट पर मिलती है। अगर हम 1 अप्लाई करेंगे तो 0 देगा वो, और अगर 0 अप्लाई करेंगे तो 1 देगा। ये नॉट गेट के बारे में आपको पता है, और नॉट गेट को हम इन्वर्टेड गेट भी कहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारा जो मॉसफेट होता है वो भी कैसा होता है, वो भी यहाँ पर इन्वर्टेड ही होता है। पहली कंडीशन तो इसकी इन्वर्टेड, इसकी प्रॉपर्टी में ही कहा गया है कि जो भी इनपुट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर माइनस में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आउटपुट में आपको प्लस में देगा। अगर आप प्लस में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वो माइनस में देगा। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी वर्किंग को समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिएगा इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे जरूर बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम सीमॉस की बात करें तो सीमॉस में यहाँ पर VDD एक वोल्टेज होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो सीमॉस है वो कैसे बनता है। सीमॉस बनता है, यहाँ पर हम एक चैनल यूज करते हैं जिसको P चैनल मॉसफेट कहते हैं। मॉसफेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मॉसफेट क्या है, ये सब चीज़ें बहुत पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। और ये होता है हमारा N चैनल मॉसफेट। ठीक है, ये N चैनल मॉसफेट होता है और ये P चैनल मॉसफेट। तो दो अलग अलग प्रकार के मॉसफेट से ये बनता है हमारा क्या, CMOS, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट यहाँ पर हमारा बनता है। अब इसमें क्या कंडीशन है, ये जो आप VDD वोल्टेज देख रहे हैं ना, VDD वोल्टेज मान लीजिएगा यहाँ पर आपने 6 वोल्ट अप्लाई किया है, तो VDD का अगर आप हाफ, VDD का हाफ कितना हो जाएगा, VDD का हाफ होगा यहाँ पर 3 वोल्ट। अगर आप 3 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, पहली कंडीशन अच्छे से नोट करते जाना, समझ लेना, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत सीरियसली पढ़िएगा आप। अगर हम यहाँ पर 6 वोल्ट अप्लाई करते हैं और VDD का जो वोल्टेज है उसका हाफ वैल्यू का वोल्टेज अगर इनपुट पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो होगा ये यहाँ पर कि दोनों मॉसफेट जो होंगे हमारे, जो P चैनल और N चैनल, दोनों जो मॉसफेट हैं उनको बराबर वाइसिंग मिलेगी। वाइसिंग मिलने का मतलब कि दोनों को बराबर वैल्यू के वोल्टेज मिलेंगे, और बराबर वैल्यू के वोल्टेज मिलने के कारण ये दोनों ही कंडक्ट होंगे। कंडक्ट होने का मतलब ये यहाँ पर कंडीशन होगी इनकी कि ये ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पर ऑपरेट होंगे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, 3 वोल्ट ही मिलेगा, यानी कि VDD के हाफ में ही मिलेगा। तो इसको 3 वोल्ट कह सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये हो जाएगी कि अगर आप यहाँ पर प्लस वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आउटपुट में आपको माइनस मिलेगा, और अगर आपने -3 वोल्ट अप्लाई किया है तो फिर आपको यहाँ पर +3 वोल्ट मिलेगा। ये कैसी कंडीशन है, पहली, यानी कि यहाँ पर आपने हाफ VDD जो वोल्टेज है वो अप्लाई किया है, आपने कहाँ पर, इनपुट पर, इनपुट यानी कि V इन पर आपने पहली कंडीशन, तो आपको क्या मिला, यहाँ पर उतना ही वोल्टेज मिला जितना आपने यहाँ पर। और क्यों मिला, क्योंकि जो दोनों चैनल मॉसफेट थे आपके, दोनों मॉसफेट थे वो यहाँ पर कंडक्शन मोड पर थे। सेकंड कंडीशन यहाँ पर बनती है, सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिएगा सेकंड कंडीशन में अभी आपने बराबर बराबर नहीं, VDD का हाफ वोल्टेज अप्लाई किया। अब यहाँ पर अगर VDD से कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है वो कैसा अप्लाई होना चाहिए, VDD से आपका जो वोल्टेज है वो कम होना चाहिए।
वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हैं उससे कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अप्लाई इनपुट, ठीक है। तो बीडीडी से कम आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अब कम कितना होगा, सॉरी, बीडीडी से भी हाफ से भी कम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 6 वोल्ट है तो हाफ कितना बनेगा इसका, हाफ बनेगा इसका 1/2 बीडीडी इज इक्वल टू बन जाएगा 3 वोल्ट। तो इससे भी कम अप्लाई कर रहे हैं, इससे कम अप्लाई करने का मतलब यहाँ पर 2 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं आप, 2.5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, या उससे भी कम अप्लाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप इससे कम अप्लाई कर रहे हैं, हाफ बीडीडी से भी कम वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जो एन चैनल है ना आपका, ये वाला जो यहाँ पर आपका पहला वाला जो मॉसफेट लगा है, एन चैनल जो मॉसफेट होगा वो यहाँ पर ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि कट ऑफ कंडीशन हो जाएगी इसकी। कट ऑफ का मतलब ये ऑफ हो गया है। अब ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर वर्क कौन सा करेगा, पी चैनल मॉसफेट आपका वर्क करेगा। ये पी चैनल जो है ना, ये वाला वर्क कर रहा होगा इस कंडीशन में। तो क्या होगा कि जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर वो आउटपुट आपको 6 वोल्ट मिलेगा। जो आपने बीडीडी पर अप्लाई किया है ना उतना ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि 6 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ये आउटपुट आपको कैसे मिल जाएगा, बीडीडी के बराबर। लेकिन कंडीशन यहाँ पर फिर वही होगी, क्योंकि ये इन्वर्ट करता है। अगर आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है तो माइनस में देगा ये, और अगर आपने माइनस दिया है तो ये प्लस में देगा। ये तो इसकी हमेशा कंडीशन रहनी है, ये तो ऑपरेशन के दौरान इसका हो ही रहा है ये कंडीशन की। अगर आप वीडीडी हाफ वीडीडी से भी कम वोल्टेज अगर आप इनपुट पर अप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट पर ये 6 वोल्ट देगा। वो भी कैसा देगा, हमारी इनपुट की पोलैरिटी से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर पोलैरिटी इसकी बदल जाएगी। और कंडीशन ये होगी क्योंकि एन चैनल यहाँ पर कैसा हो गया है, ऑफ हो गया है, पी चैनल यहाँ पर काम कर रहा है, राइट। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, मान लीजिएगा थर्ड इसकी स्टेज होती है जिसमें हम हाफ बीडीडी से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई इनपुट, यानी कि जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा हाफ बीडीडी से ज्यादा है। हाफ बीडीडी से ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर 3 वोल्ट हाफ बीडीडी है, तो इससे ज्यादा होने का मतलब मान लीजिएगा यहाँ पर 4 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 5 अप्लाई कर रहे हैं, या 6 तो नहीं, 6 करेंगे तो फिर वो बीडीडी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हाफ से थोड़ा भी ज्यादा कर रहे हैं हम, तो क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पर हाफ से ज्यादा वोल्टेज अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो इनपुट पर जो होगा वो, अब आपका एन चैनल जो है वो तो वर्क करेगा। पहले ये कट ऑफ हो रहा था, अब ये यहाँ पर वर्क करेगा और कट ऑफ में ये चला जाएगा, कट ऑफ में पी चैनल चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इरेज करके इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपने थर्ड कंडीशन में जो वीडीडी हाफ वीडीडी वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया है, 4 वोल्ट अप्लाई किया। इससे क्या होगा कि एन चैनल आपका वर्किंग होगा, यानी ऑन कंडीशन में होगा, और ये पी चैनल जो होगा वो कट ऑफ में हो जाएगा। ये आपका कट ऑफ में चला गया, ये कट ऑफ में गया, ये यहाँ पर ऑन हो गया। तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा वो 0 वोल्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि सीमॉस कैसे काम करता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो मॉसफेट है वो कैसे काम करता है। और यहाँ पर ये काम हमेशा करेगा कैसे, इन्वर्टेड ही काम करेगा। इनपुट पर जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उसके इन्वर्टेड वोल्टेज ही आपको यहाँ पर आउटपुट पर इसके द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है, फॉर अ जीरो मीन साइन वेव। जीरो मीन साइन वेव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिएगा इस बात को कि जैसे हमारी एक साइनोसोडियल वेव फॉर्म है जिसमें क्या है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है। अगर मैं इसको जीरो मीन साइन वेव की बात करूँ तो जो ये हिस्सा होगा यहाँ पर मान लीजिएगा +2 वोल्ट जा रहा है, यहाँ पर -2 वोल्ट जा रहा है। अगर मैं इसके ये पॉजिटिव वाले हिस्से को जोड़ूं यानी कि +2 वोल्ट, और इस वाले हिस्से को जोड़ूं यानी कि -2 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इनका जो वेक्टर यानी कि यहाँ पर जो योग आता है वो कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। अब समझ रहे होंगे ना आप कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये 0, इसी को कहते हैं जीरो मीन साइन वेव। तो इस जीरो मीन साइन वेव में क्या कहा गया है, यहाँ पर इसमें कहा गया है कि इफ द RMS वैल्यू इज 100 वोल्ट, अगर RMS की वैल्यू जो है वो कितनी है, RMS की वैल्यू है 100 वोल्ट, तो आपको यहाँ पर पीक टू पीक एम्पलीट्यूड वैल्यू को निकालना है। अब इस बात को समझना, यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है, पर फिर भी अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कह रहा है पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर, ओहो, यहाँ पर मान लीजिएगा हमारी एक हम साइन वेव बनाते हैं यहाँ पर, जो कि हमारी जीरो मीन साइन वेव है, इस तरीके से बन गई है ये मान लीजिएगा बन गई है।
अगर मैं इसमें पीक एम्पलीट्यूड की बात करूं, कैसे एम्पलीट्यूड की बात करूं, पीक एम्पलीट्यूड, पीक एम्पलीट्यूड, पीक एम्पलीट्यूड की बात करूं तो ये इसका पीक एम्पलीट्यूड होगा, ये इसका पीक एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन मैं अगर पीक टू पीक एम्पलीट्यूड की बात करूं तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी कि आपका यहां से लेकर के यहां तक जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी आपकी पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। यहां तक जो वैल्यू होगी, यानी कि ये वाला एम्पलीट्यूड भी आप काउंट करेंगे और ये वाला एम्पलीट्यूड भी आपको इसमें ऐड करना होगा, उसी को कहा जाएगा पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर हम जब आरएमएस वैल्यूज की पीक वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले हमें इसकी पीक वैल्यू को निकालना होगा, पीक एम्पलीट्यूड को निकालना होगा। तो ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि पीक क्या है और पीक टू पीक क्या है। अब इसके बाद इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हमें इसकी पीक वैल्यू निकालनी, सबसे पहले हम इसका पीक एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पीक इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर एम एस अपॉन 0.707, इससे आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हमारी आरएमएस की वैल्यू दी गई है 100 वोल्ट और डिवाइड करना है 0.707 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर समथिंग 141 इस तरीके से कुछ कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, पर यहाँ पर हम 141 इस तरीके से मान सकते हैं इसको। ये तो आएगी आपकी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर आप इसके नियर अबाउट जो आपका ऑप्शन आ रहा है 140, वो आप इसको टिक करके आ जाएंगे और गलत हो जाएगा आपका। लेकिन जहां पर कह रहा है पीक टू पीक वैल्यू, यानी पीक टू पीक वैल्यू का मतलब ये जो पीक वैल्यू वो एक ही एम्पलीट्यूड की है, जबकि आपकी एक जीरो साइन जो मीन साइन वेव होती है उसमें आपके दो एम्पलीट्यूड हो जाते हैं, एक यहाँ का एम्पलीट्यूड हो जाता है और एक यहाँ का। जो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी ये वाली निकल के आई है, इसको भी हमें जोड़ना होगा। इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 141.44 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्योंकि ये दो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 282 पॉइंट कुछ कुछ, हाँ 88 कर लीजिएगा, चलो। तो ये कितना आया आपका 282 आया। 282 के नियर अबाउट आपका ऑप्शन यहाँ पर 280 वोल्ट है, क्योंकि वहां पर इतना कैलकुलेटर नहीं होगा, बस आपको राउंड फिगर में आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 280 वोल्ट, ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं और पीक टू पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं। हालांकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड कहा गया है, तो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें एक फैक्चुअल डेटा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंपीडेंस है वो टेलीविजन कोएक्सियल केबल होती है, टीवी में जो हम केबल यूज करते हैं कोएक्सियल केबल, आप सबने देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो उसके लिए जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है इंपीडेंस। बस यहाँ पर एसी के लिए जो यूज करते हैं ना, उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं, इंपीडेंस, ये टर्म यूज कर देते हैं। तो बस ये रेजिस्टेंस ही है, बस एसी के लिए इसका यूज हो रहा है, इसलिए इसको इंपीडेंस कहा गया है। तो टेलीविजन कोएक्सियल केबल के लिए जो इंपीडेंस यूज किया जाता है, जो होता है उसका, वो 75 ओम ही होता है। ये फैक्चुअल डेटा वाला क्वेश्चन है, तो ये चीजें आपको भी याद होनी चाहिए। फैक्चुअल डेटा वाले भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन में कहा गया है एन unwanted signal that entered the transmitted signal which cannot be controlled is called as। एक आपके पास जो आपने ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल है, उसमें एक आपका अनवांटेड सिग्नल इसमें क्या हो गया है, एंटर कर चुका है। अनवांटेड सिग्नल इसमें एंटर कर चुका है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस सिग्नल को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है नॉइस सिग्नल। नॉइस सिग्नल यहां पर इसको कहा जाता है। जो हम मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन क्या, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करने के बाद सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो फिर उसमें कुछ इस तरीके की नॉइसेस होती हैं, जो कि हमने वहां पर क्लासीफाई करके भी आपको बताई है। बहुत टाइप की नॉइसेस होती हैं, जिनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, पढ़ा भी है कि कौन कौन सी नॉइस होती है, कैसे कैसे अफेक्ट करती है, कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज पर अफेक्ट करती है। तो नॉइस क्या है कि एक ऐसा सिग्नल है जो कि अनवांटेड सिग्नल है और ये हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल पर अप्लाई हो गया है, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। यानी कि उसको, ये अप्लाई होने पर जो बीच में आ रहा है, एंटर हो रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। बस उसके लिए हमें फिर कुछ ऐसे जरूरी उपाय करने होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी यूज करनी होती है, या फिर सर्किट को ऐसा डिजाइन करना होता है, फिल्टर वगैरह यूज करना होता है, जिसके माध्यम से, लेकिन इसको मिक्स होने से हम नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है नॉइस सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है फॉर बीजेटी टू एक्ट एज एन एम्पलीफायर विच ऑपरेटिंग रीजन इज प्रेफर्ड।
जब हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है तो उसके जो ऑपरेटिंग रीजन होते हैं, उसका जो ऑपरेटिंग रीजन है वो किस तरीके का बिहेव करता है, यानी कि यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें तो सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, ये तो उसकी कह सकते हैं कि एक प्रकार से कंडीशन है, ऑपरेटिंग कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन दो ही हो सकते हैं, एक तो लीनियर हो सकता है या नॉन लीनियर हो सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है कि जो हमारा बीजेटी होता है वो क्या है, वो तीन जो है कंडीशन यानी कि तीन ऑपरेटिंग स्टेज को शो करता है, जिसमें सबसे पहले होती है उसकी कट ऑफ स्टेज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कट ऑफ स्टेज में क्या होता है, आईवी जो होती है वो जीरो होती है, यानी बेस पर जो हम करंट अप्लाई करते हैं वो जीरो है। जब आपकी बेस पर जीरो करंट अप्लाई की है आपने अपने ट्रांजिस्टर में, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वहां पर इतनी वैल्यू वहां पर नहीं पहुंची है कि ये आपकी करंट को फ्लो करा सके। तो करंट फ्लो नहीं कराएगा तो आपका ट्रांजिस्टर क्या है, यहाँ पर एक्टिव मोड में ही नहीं आएगा, काम ही नहीं करेगा। फिर जैसे ही आप थोड़ी सी आईवी बढ़ाते हैं, आईवी करंट को बढ़ाते हैं और इतना बढ़ाते जाते हैं कि वो एक्टिव रीजन में आ जाता है, जिसको हम क्वाइसेंट पॉइंट भी कहते हैं यहाँ पर। तो ये इसका एक्टिव पॉइंट हो गया, एक्टिव रीजन हो गया। तो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से काम करता है, एज एन एम्पलीफायर भी वर्क करता है, ये बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको लालच आ गया, आपने सोचा आईबी को और बढ़ा दें, तो आपने आईबी को और बढ़ाया, यानी जब एक्टिव यहाँ पर रीजन पर चल रहा था ये, तो आपने इसको और बढ़ा दिया। तो इसको बढ़ाते ही क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो गया। ट्रांजिस्टर सैचुरेट होने का मतलब कि जो कलेक्टर पॉइंट था वहां पर क्या होने लगा है, वहां पर बॉन्ड जो है, कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो और ज्यादा टूटने लगे हैं। तो इसकी वजह से वो सैचुरेट रीजन में पहुंच चुका है। तो सैचुरेशन में यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाता है। तो ये अगर आप पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये आपको एक सीधी रेखा मिलती है, और सीधी रेखा जब भी हमें किसी ग्राफ में मिलती है तो उसको हम लीनियर कंडीशन कहते हैं। अगर हमें कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिले, इस तरीके की लाइन मिले ग्राफ में मान लीजिएगा, तो उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। जबकि अगर सीधी लाइन मिले तो उसको हम लीनियर कंडीशन कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये इसका ऑपरेटिंग रीजन कह रहा है, और जो कि नॉन लीनियर, ओ सॉरी, लीनियर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी एक फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हार्टले ऑसिलेटर इज एन, जो हार्टले ऑसिलेटर होता है वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। हार्टले ऑसिलेटर कैसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर होता है। अगला क्वेश्चन है नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक जो है वो हम एक एम्पलीफायर में क्यों उपयोग करते हैं। फीडबैक हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव फीडबैक होता है। जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं ना, तो उससे हमारे सिस्टम यानी कि जो हमारा सर्किट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। नेगेटिव फीडबैक से मतलब ये है कि जो हमें आउटपुट पर मिला है, मान लीजिएगा ये आपका एम्पलीफायर है, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट पर जो मिला है उसी को आपने अप्लाई कर दिया है। अब अप्लाई किया है तो कैसे, नेगेटिव में क्या किया है कि ये आउटपुट इनपुट में से माइनस हो रहा है। आउटपुट जो है वो आपका इनपुट में से माइनस हो रहा है, तो उसको हमने नेगेटिव फीडबैक कह दिया। तो यहाँ पर आपका ये इसीलिए यूज किया जाता है कि जो आपका सर्किट है, जो आपका एम्पलीफायर है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो पाए, इंक्रीज हो सके। वहीं एक पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट को इनपुट पर जोड़ देते हैं, तो वो आपका पॉजिटिव फीडबैक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो इज। जो हमारे नॉर्मल रेडियो आपने देखे होंगे, एक होता है एफएम रेडियो। एफएम रेडियो से भी पहले एक रेडियो आया करता था जिसको हम एएम रेडियो कहते हैं। तो एएम जो रेडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। अगर एएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो ये 535 किलो हर्ट से लेकर के 1605 किलो हर्ट की रेंज की होती है। ये इतनी रेंज जो है वो एएम रेडियो के लिए उपयोग की जाती है। कहाँ पर, इंडिया में। एफएम की अगर बात करें तो वो 88 मेगाहर्ट से लेकर के 108 मेगाहर्ट तक एफएम के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर 20 हर्ट से लेकर के 20 किलो हर्ट की जो आप रेंज देख रहे हैं, ये हमारी ऑडिबल जो साउंड होती है उसकी रेंज है। यानी कि इतनी अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम अपने कानों से सुन सकते हैं। वहीं 3.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के जो 8.2 गीगाहर्ट्ज है, ये हमारी यहाँ पर अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ होती है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, आप जरूर इनको याद रखें। और वैसे भी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी रेंज बताई थी। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो थी वो 3 प्रकार की थी, वो हम इससे पहले वाले पार्ट में भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है एंड्रॉइड एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारे पीसी के लिए विंडो यूज किया जाता है, लाइनेक्स यूज किया जाता है, तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक वैसे ही मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं वो एंड्रॉइड एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं अगर मोबाइल में एक iOS भी होता है जो कि आईफोन वगैरह में यूज किया जाता है, और इसके अलावा भी एक विंडो मोबाइल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा उतना। तो विंडो जो मोबाइल फोन थे वो उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या है? एंड्रॉइड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल फोन वगैरह में यूज किया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रांसफार्मर is an electrical device that transform electrical energy from one electric circuit to another without changing। आपका जो ट्रांसफार्मर है वो मान लीजिएगा इस तरीके का एक ट्रांसफार्मर है। इसके माध्यम से यहाँ पर आप कुछ भी अपनी जो वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर का दो ही काम है, या तो वो स्टेप अप करेगा या फिर वो स्टेप डाउन करेगा। स्टेप अप करने का मतलब कि वोल्टेज को अप करेगा लेकिन एम्पियर यानी कि करंट को कम करेगा। स्टेप डाउन का मतलब है कि वोल्टेज को ये क्या करेगा? डाउन करेगा, लेकिन करंट को क्या करेगा? अप करेगा। तो ये वोल्टेज और करंट वगैरह को तो इस तरीके से अप डाउन कर सकता है, लेकिन इसमें अगर जो आप फ्रीक्वेंसी देते हैं, जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई की है, जो हमारी एसी करंट है, मान लीजिएगा 50 हर्ट्ज इंडिया में यूज की जाती है, वो आपने यहाँ पर अप्लाई की है, तो ये आपको यहीं पर जो आउटपुट देगा उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। कैसी होगी? सेम फ्रीक्वेंसी होगी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है और वो पूछा भी गया है, शायद मेट्रो के एग्जाम में पूछा गया था अभी पिछली बार लखनऊ मेट्रो में, कि मान लीजिएगा यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो आउटपुट पर क्या होगा? मान लीजिएगा 50 हर्ट्ज अप्लाई कर रहे थे। सुनिए एक बात फिर से इसको समझिएगा। इसमें कहा गया है, उस क्वेश्चन में कहा गया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको डिजाइन किया गया है 50 हर्ट्ज के लिए। कितने के लिए? 50 हर्ट्ज के लिए इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया गया है कि ये 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वाली एसी है उसके लिए इसका काम किया जाएगा, इसका काम लिया जाएगा। लेकिन हम इसमें इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी जो एसी करंट है उसको अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? तो होगा ये, मान लीजिएगा 50 हर्ट्ज पर ये डिजाइन किया है, 50 हर्ट्ज पर इसको बनाया गया है और 60 हर्ट्ज इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो इनपुट पर जो आपकी करंट है ना वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, जो आप इनपुट पर फ्रीक्वेंसी देते हैं वही आपको आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी मिलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक कलर कोडिंग से रिलेटेड है और मैंने ज्यादातर इसमें 95% एग्जामों में देखा है कि ये क्वेश्चन जरूर आता है, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने इस कलर कोडिंग के बारे में बताया है कि कैसे आप इसको ट्रिक के माध्यम से कोड वगैरह याद करें और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे जरूर आप सीख लें, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जरूर उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 कलर बैंड आपको दिए गए हैं जिनका ऑर्डर है येलो, येलो, ब्राउन, गोल्ड। तो यहाँ पर येलो है, फिर आपका ब्राउन है, फिर आपका गोल्ड है। येलो के लिए जो हम कोड यूज करते हैं वो होता है 4, तो फिर से यहाँ पर येलो है तो भी हम 4 यूज करेंगे। ब्राउन के लिए जो कोड होता है वो 1 यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पहली जो हमारे नंबर्स होते हैं ये सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, और जो हमारा थर्ड वाला नंबर होता है ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लायर की तरह यूज किया जाता है, एज एन मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर ब्राउन का कोड 1 होगा तो 10 की पावर यहाँ पर 1 कर दिया जाएगा, यानी जो भी थर्ड नंबर पे आपका कलर आएगा उसका जो भी कोड होगा उसको 10 की पावर में बना दिया जाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर ब्राउन की जगह BB और हाँ रेड होता तो फिर आपको यहाँ पर रेड का कोड 2 होता है, तो 2 की जगह आप 10 की पावर 2 कर देते। समझ गए इस बात को? हालांकि ये आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पहले से ही पता होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कलर है? ब्राउन है, ब्राउन के लिए कोड होता है 1, तो 10 की पावर 1। अब ये गोल्ड है आपका, तो गोल्ड क्या होता है? यहाँ पर गोल्ड के लिए जो हमारी टॉलरेंस वैल्यू होती है वो ±5% होती है। इस प्लस माइनस का खास ख्याल रखें क्योंकि एग्जामिनर यहाँ भी आपको धोखा दे देता है, ठीक है? कई बार प्लस ही छोड़ देता है, कई बार माइनस ही छोड़ देता है, आप गलती कर देते हैं, आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें सॉल्व करने के लिए तो क्या करते हैं कि ये जो 2 कोड है ये होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, तो इनको ज्यों का त्यों लिखते हैं।
यानी कि 44 बन जाएगा ये। बाकी इसके बाद थर्ड जो कोड होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 10 की पावर 1 है तो 10 की पावर 1 का मतलब 0, तो यहाँ पर ये ओम हो जाएगा और जो आपकी टॉलरेंस वैल्यू है वो ±5% हो जाएगी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 440 ओम ±5%, ये क्या हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया। तो आंसर 440 ओम ±5%, इसका जरूर खास ख्याल रखना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ पीसीबी, यानी जो हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिस पर हम अपने जो एलिमेंट हैं, जो कंपोनेंट हैं, उनकी सोल्डरिंग करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो सर्किट आपने देखे होंगे उसमें एक ऐसी पतली सी प्लेट होती है, जिस उस प्लेट पर बहुत सारी सर्किट डिजाइन किए हुए होते हैं, उसको प्रिंट किया जाता है। तो उसकी क्लीनिंग करने के लिए किस प्रकार के सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसके लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल का यूज किया जाता है। यहां पर इसके लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमने इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। बस नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी टेक्निकल क्वेश्चन को लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उनमें रिमेनिंग क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।